नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ, इतना पीछे कि हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास के उस शुरुआती दौर की जब ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ मतलब संगठित सामुदायिक जीवन बस आकार ले ही रहा था। बिल्कुल, ये वो युग है जिसे हम हंटिंग गैदरिंग शिकार संग्रहण का युग कहते हैं। एक ऐसा समय जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति की गोद में था, उसी पर निर्भर। सही कहा। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। मानव इतिहास का आप कह सकते हैं लगभग 99% हिस्सा इसी तरह गुजरा है। वाओ, 99%! ये तो सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसमें हम इसी लंबे अहम दौर को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि हमारे ये पूर्वज, ये शिकारी संग्राहक आखिर रहते कैसे थे, उनके औजार कैसे थे, किस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे, और सबसे जरूरी अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के साथ उनका रिश्ता कैसा था, कैसे वो उसके साथ तालमेल बिठाते थे। हाँ, और जाहिर है उस जमाने का कोई लिखा हुआ इतिहास तो है नहीं, कोई किताब, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। रिटन रिकॉर्ड्स तो बहुत बाद की बात है। तो हमारी जानकारी का आधार, हमारा जो सोर्स मटेरियल है, वो मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब खुदाई में मिली चीजें। हाँ, बिल्कुल। और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स। पत्थर के औजार, अच्छा, वो क्यों इतनी खास हैं? क्योंकि पत्थर टिकाऊ होता है, लाखों साल तक बचा रह सकता है। लकड़ी, हड्डी, चमड़ा, ये सब तो समय के साथ गल जाता है, नष्ट हो जाता है, पर पत्थर रहता है। सही बात है। तो ये पत्थर के औजार हमें कहानी बताते हैं। हाँ, ये हमें उस समय की टेक्नोलॉजी, उनकी जीवन शैली, उनके शिकार के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हालांकि इनकी भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। अच्छा, क्या मतलब? देखिए, लाखों साल बहुत लंबा समय होता है। नदी की बाढ़, जमीन का खिसकना, हवा पानी का असर, इन सब वजहों से अक्सर ये औजार अपनी मूल जगह से, अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से हट जाते हैं। ओ, मतलब जहां वो इस्तेमाल हुए थे या फेंके गए थे, वहां नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल। और जब कॉन्टेक्स्ट बिगड़ जाता है तो उनसे मिलने वाली जानकारी अधूरी हो जाती है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो औजार ठीक किस काम के लिए था या उस जगह पर असल में क्या हो रहा था। वीएन मिश्रा जैसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर काफी लिखा है, इन चुनौतियों के बारे में। तो पत्थर के औजार जरूरी हैं, पर पूरी कहानी नहीं बताते। और क्या सबूत है हमारे पास? इसके अलावा हमें मदद मिलती है एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा से, यानी मानव विज्ञान के अध्ययनों से। इसमें हम आज भी मौजूद कुछ शिकारी संग्राहक समुदायों का अध्ययन करके पुराने समय के बारे में अनुमान लगाते हैं। अच्छा, मतलब आज के हंटर गैदरर्स को देखकर पुराने वालों को समझना? हाँ, कुछ हद तक। हालांकि इसमें भी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि समय के साथ हर समाज बदलता है। और फिर हैं शैल चित्र, रॉक आर्ट। भारत में कई जगहों पर, जैसे भिमबेटका में, गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र मिले हैं। हाँ, भिमबेटका का नाम तो सुना है, वो कमाल के चित्र हैं। बिल्कुल। वो चित्र हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। शिकार करते हुए लोग, नाचते गाते हुए जानवर, रोजमर्रा के काम। ये बाद के दौर के हैं, पैलियोलिथिक के बिल्कुल अंत या मेसोलिथिक के, पर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो हमारे पास हैं पत्थर के औजार, एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा और रॉक आर्ट। लिखित कुछ नहीं, ये हमारे सोर्स मटेरियल्स हैं। सही। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस चर्चा में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारा मकसद है इन साक्ष्यों की प्रकृति को समझना, माने नेचर ऑफ द एविडेंस, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को। फिर हम देखेंगे कि भारत में ये समुदाय कहाँ-कहाँ फैले हुए थे, उनका जियोग्राफिकल स्प्रेड कैसा था। पूरे भारत में थे या कुछ खास इलाकों में? इस पर आएंगे। हम उनकी प्रमुख विशेषताओं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बात करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी शायद सामाजिक संरचना, उनकी अर्थव्यवस्था। और क्या पूरे भारत में ये एक जैसे थे या इनमें शाक्षीय भिन्नताएं, रीजनल वेरिएशंस भी थीं? बिल्कुल थीं। माहौल अलग, कच्चा माल अलग, तो तरीके भी अलग। हम इन रीजनल वेरिएशंस पर भी ध्यान देंगे। ये जानना सच में दिलचस्प है कि मानव इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा रचने वाली ये लोग कैसे जीते थे और कैसे उन्होंने अलग अलग माहौल में खुद को ढाला। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सेक्शन 5.1 से, जो है नेचर ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य की प्रकृति। आपने बताया पत्थर के औजार सबसे अहम है, पर इनकी लिमिटेशंस भी हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, स्टोन टूल्स सबसे टिकाऊ सबूत हैं, पर लाखों साल पुराने होने के कारण ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट का बिगड़ जाना एक बड़ी समस्या है। मान लीजिए कोई औजार नदी के किनारे मिला, क्या वो वहीं इस्तेमाल हुआ था
या नदी उसे कहीं और से बहा कर लाई है, ये जानना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इससे तो इंटरप्रिटेशन में काफी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। वीएन मिश्रा ने इसी पर जोर दिया है। हमें सिर्फ औजार नहीं देखना, बल्कि वो कहाँ मिला, उसके आसपास क्या मिला, उस जगह की पूरी जियोलॉजी क्या है, ये सब देखना पड़ता है। इसे कहते हैं कंटेक्सचुअल एनालिसिस। और रॉक आर्ट के बारे में आपने बताया, वो किस तरह की जानकारी देते हैं? रॉक आर्ट यानी शैल चित्र हमें उनके जीवन के उन पहलुओं की झलक देते हैं जो पत्थर के औजारों से पता नहीं चलते। जैसे वो कौन से जानवर का शिकार करते थे, कैसे करते थे, अकेले या समूह में, उनके नाच गाने, उनके शायद कुछ रीति रिवाज। भीमबेटका में तो शिकार के, मछली पकड़ने के, शहद जमा करने के, यहाँ तक कि कुछ सामूहिक गतिविधियों के भी चित्र हैं। ये तो विजुअल डायरी जैसा हो गया। हाँ, एक तरह से। पर इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। पहली बात, ये पैलियोलिथिक के बहुत बाद के दौर के हैं, ज्यादातर मेसोलिथिक या उसके बाद के। दूसरी बात, इन चित्रों का ठीक ठीक मतलब निकालना, उनका इंटरप्रिटेशन करना भी आसान नहीं है। क्या वो सचमुच के जीवन का चित्रण है या किसी कहानी, मिथक या रिचुअल का हिस्सा? ये बहस का विषय है। ठीक है, तो पत्थर के औजार और शैल चित्र दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर दोनों को सावधानी से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। अब आपने दो मुख्य कालों का जिक्र किया था, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक। ये विभाजन किस आधार पर किया गया है? ये विभाजन मुख्य रूप से पत्थर के औजार बनाने की तकनीक और उनके प्रकार के आधार पर किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखा कि समय के साथ औजारों में एक क्रमिक विकास, एक एवोल्यूशन हुआ है। इसी विकास के आधार पर यह काल विभाजन किया गया। अच्छा, तो पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, ये सबसे पुराना हुआ? हाँ, ये सबसे लंबा दौर है। इसे भी हम औजारों के आधार पर 3 उपचरणों, सब फेजेस में बांटते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल। लोअर, मिडिल, अपर, इनमें क्या फर्क था? औजार कैसे बदले? लोअर पैलियोलिथिक जो सबसे पुराना है, इसके औजार काफी बड़े और भारी भरकम होते थे, जैसे हैंड एक्सेस यानी हस्तकुठार और क्लीवर्स यानी विदारक। ये कोर टूल्स कहलाते हैं। मतलब पत्थर के बड़े टुकड़े से मुख्य हिस्सा तराश कर बनाए जाते थे। सोचिए, बड़े जानवरों के शिकार या मांस काटने या शायद लकड़ी काटने, जड़ें खोदने के काम आते होंगे। हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, ये नाम याद रखने होंगे। ये लोअर पैलियोलिथिक के हैं। बिल्कुल। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक। हाँ। इसमें तकनीक थोड़ी बदली। अब बड़े कोर टूल्स के बजाय पत्थर से निकाले गए फ्लेक्स यानी शल्क ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इन फ्लेक्स को फिर और तराश कर, रीटच करके अलग अलग तरह के औजार बनाए जाते थे। फ्लेक्स मतलब पत्थर के पतले चपटे टुकड़े। हाँ, बिल्कुल। इनसे बनते थे पॉइंट्स यानी नुकीले औजार, जो शायद भाले की नोक का काम करते थे, और स्क्रेपर्स यानी खुरचनी, जो शायद खाल साफ करने या लकड़ी छीलने के काम आती थी। औजार अब थोड़े छोटे और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने लगे थे। अच्छा, तो लोअर में भारी कोर टूल्स, मिडिल में फ्लेक टूल्स जैसे पॉइंट्स और स्क्रेपर्स, और फिर अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ? अपर पैलियोलिथिक तक आते आते तकनीक और भी एडवांस्ड हो गई। अब लंबी, पतली और समानांतर किनारों वाली ब्लेड्स यानी ब्लेड बनाने पर जोर था। ये ब्लेड तकनीक कहलाती है। इन ब्लेड से फिर और भी महीन औजार बनते थे, जैसे बर्न्स यानी ब्यूरन, जिनका इस्तेमाल शायद हड्डी या लकड़ी पर नक्काशी करने या छेद करने के लिए होता था। ब्लेड्स और बर्न्स, ये अपर पैलियोलिथिक की पहचान है। तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है, भारी से हल्के, जनरल पर्पस से स्पेशलाइज्ड औजारों की तरफ। एकदम सही। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स से लेकर फ्लेक्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स और फिर ब्लेड्स, बुरिन तक, ये पैलियोलिथिक के अंदर का विकास है। और फिर इसके बाद आया मीजोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल। हाँ, पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक आता है। ये एक तरह का संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज है। इस समय दुनिया भर में बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ। आइस एज खत्म हुई, मौसम गर्म और ज्यादा नम हुआ। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा? बहुत ज्यादा। जंगल बढ़े, जानवरों की किस्में बदली, समुद्र का स्तर बढ़ा, और इन बदलावों का असर इंसानी जीवन और उनकी टेक्नोलॉजी पर भी पड़ा। कैसे? औजारों में क्या बदलाव आया? मेसोलिथिक की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल। माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब छोटा, ये बहुत छोटे औजार थे। हाँ, बहुत छोटे, आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे। सोचिए कितने छोटे। ये ज्यामितीय आकार के भी होते थे,
त्रिभुज ट्रायंगल्स, समलंब ट्रेपेजॉइड्स, अर्धचंद्राकार वुनेट्स। इतने छोटे औजारों का क्या करते होंगे? अकेले तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों, हैंडल्स और शैफ्ट्स में लगाकर कंपोजिट टूल्स बनाए जाते थे। मतलब कई माइक्रोलिथ्स को एक साथ जोड़कर ज्यादा कारआमद औजार तैयार किए जाते थे। अच्छा, जैसे आरी के दांते या भाले की नोक में कई छोटे ब्लेड लगाना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इनसे तीर की नोक, भाले की नोक, चाकू, हंसिया जैसे औजार बनते थे। ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा लीप था। इससे शिकार ज्यादा कुशल हुआ और शायद नए तरह के पौधे काटने में भी मदद मिली। और शिकार के तरीकों में भी बदलाव आया होगा। मौसम बदलने से जानवर बदले होंगे। हाँ, बड़े जानवर जो आइस एज में थे, जैसे मैमथ वगैरह, वो कम हुए या खत्म हो गए। अब छोटे, तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार बढ़ा, जैसे हिरण, जंगली सुअर, खरगोश। इसके लिए तीर कमान जैसी नई तकनीकें विकसित हुई, जिनमें माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल होता था। तीर कमान, ये तो बड़ा आविष्कार था। बिल्कुल, इससे दूर से और ज्यादा सटीकता से शिकार करना संभव हुआ। इसके अलावा मछली पकड़ना, फिशिंग और पक्षी पकड़ना, फाउलिंग भी इस दौर में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हमें कई मीजोलिथिक साइट से मछली पकड़ने के कांटे, फिश हुक्स और जाल के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर के बाट, नेट सिंकर्स भी मिले। तो पेलियोलिथिक में बड़े औजार, बड़े जानवर, मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स, छोटे जानवर, मछली, पक्षी, तीर कमान। ये एक मोटा खाका बन रहा है। हाँ, ये औजारों और सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के आधार पर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। याद रखिए, ये बदलाव एकदम रातों रात नहीं हुए। इनमें हजारों साल लगे। और ये साक्ष्य, ये एविडेंस हमें यही कहानी बताते हैं। ठीक है, तो हमने साक्ष्य की प्रकृति और पेलियोलिथिक मीजोलिथिक के विभाजन को समझा। अब आते हैं सेक्शन 5.2 पर, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, यानी भारत में इन समुदायों का भौगोलिक विस्तार। ये लोग कहाँ-कहाँ रहते थे? ये काफी फैला हुआ सवाल है, क्योंकि ये दौर लाखों साल लंबा है और फैलाव भी समय के साथ बदला। चलिए लोअर पैलियोलिथिक से शुरू करते हैं। हाँ, वो सबसे पुराना वाला, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स का दौर। उसके औजार हमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं। लगभग। कुछ इलाके हैं जहां ये नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। कौन से इलाके? मुख्य रूप से 3 इलाके। एक तो पश्चिमी घाट के बहुत घने जंगल वाले हिस्से, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र, शायद वहां भी घने जंगल या कच्चे माल की कमी वजह रही हो, और तीसरा गंगा के मैदानों का बड़ा हिस्सा। गंगा के मैदान क्यों नहीं? वो तो आज इतना उपजाऊ है। हाँ, आज है, पर उस समय शायद वहां पत्थर, जो औजार बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल था, उसकी उपलब्धता कम थी। साथ ही मैदानों में पुराने सबूत बाढ़ और नदी के कटाव से नष्ट भी हो जाते हैं। तो शायद वो रहे हों, पर हमें सबूत नहीं मिलते। ये पॉसिबल है। तो बाकी लगभग सब जगह थे। हाँ, पहाड़ी इलाकों में, पठारी इलाकों में, नदी घाटियों में, जैसे मध्य भारत में नर्मदा घाटी, दक्षिण में कृष्णा गोदावरी बेसिन, उत्तर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियां, इन सब जगहों से लोअर पैलियोलिथिक के औजार मिले हैं। आपने शुरू में 2 परंपराओं, ट्रेडिशंस का जिक्र किया था, सुहानियन और अचूलियन। ये क्या है? हाँ, ये लोअर पैलियोलिथिक के अंदर 2 मुख्य औजार बनाने की परंपराएं मानी जाती हैं। सुहानियन ट्रेडिशन का नाम सोहन नदी अब पाकिस्तान में के नाम पर पड़ा है। इसमें ज्यादातर चॉपिंग टूल्स मिलते हैं, जो गोल या मोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। चॉपिंग टूल्स मतलब काटने छीलने वाले औजार। हाँ, एक तरह से। और दूसरी है अशूलियन ट्रेडिशन, जिसका नाम फ्रांस की एक जगह सेंट अशूल के नाम पर पड़ा है। इसकी पहचान है वो हैंड एक्सेस और क्लीवर्स जिनकी हमने बात की थी। तो क्या ये दोनों अलग-अलग जगहों पर थीं? शुरू में ऐसा माना जाता था कि सोहानियन उत्तर पश्चिम में थी और अशूलियन बाकी भारत में। पर अब लगता है कि ये इतना सीधा विभाजन नहीं है। कई जगहों पर दोनों तरह के औजार साथ भी मिले। हो सकता है ये अलग-अलग काम के लिए बने औजार हों, या समय के साथ इनमें बदलाव आया हो। अच्छा, लेकिन अशूलियन ज्यादा फैली हुई थी, आपने कहा। हाँ, अचूलियन कल्चर के सबूत ज्यादा व्यापक क्षेत्र में और ज्यादा संख्या में मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये संस्कृति विभिन्न इकोजोन्स, अलग अलग तरह के पर्यावरण में ज्यादा आसानी से अडाप्ट कर पाई। खासकर मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया और पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स के इलाके अचूलियन साइट से भरे पड़े हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ या आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के पास। तो लोअर पैलियोलिथिक में फैलाव काफी ज्यादा था, कुछ इलाकों को छोड़कर। अब मिडिल पैलियोलिथिक का क्या?
जब फ्लेक टूल्स बनने लगे? मिडिल पैलियोलिथिक मध्य पुरापाषाण में भी फैलाव लगभग उन्हीं इलाकों में रहा जहां लोअर पैलियोलिथिक के सबूत मिले थे। मतलब वो कंटिन्यूटी दिखाते हैं, लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहते रहे, बस उनकी टेक्नोलॉजी बदल गई। कोई बदलाव नहीं आया फैलाव में? एक हल्का सा बदलाव शायद ये था कि राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ पश्चिमी इलाकों में बसावट थोड़ी कम हुई हो। शायद उस समय वहां का मौसम ज्यादा सूखा, एरिड हो गया हो। पर नर्मदा घाटी, दक्षिण भारत, छोटा नागपुर पठार, इन सब जगहों पर मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स भरपूर मिलती हैं। और फिर आया अपर पैलियोलिथिक, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स वाला दौर। अपर पैलियोलिथिक उच्च पुरापाषाण के समय में ऐसा लगता है कि जलवायु और ज्यादा शुष्क, एरिड हुई। इसका असर बसावट पर पड़ा। मतलब लोग कम हो गए या कम जगहों पर रहने लगे? हाँ, खासकर उत्तर भारत में इस दौर की साइट्स कम मिलती हैं। शायद आबादी कम हुई या लोग ज्यादा अनुकूल इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश के कर्नूल और रेनीगुंटा इलाके या मध्य प्रदेश में भिम्बेटका, यहाँ अपर पैलियोलिथिक की काफी बड़ी और महत्वपूर्ण साइट्स मिली हैं। तो उत्तर में कमी, पर दक्षिण और मध्य भारत में कंटिन्यूटी। हाँ, कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखता है। और कुरनूल गुफाओं से तो हमें इस दौर के हड्डी के बने औजार, बोन टूल्स भी मिले हैं, जो भारत में काफी रेयर हैं। बोन टूल्स, ये तो नई बात है। पत्थर के अलावा हड्डी भी? हाँ, हालांकि पत्थर के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं, पर ये दिखाते हैं कि इन्होंने दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पैलियोलिथिक के तीनों फेजेस का स्प्रेड हमने देखा। अब आते हैं मेसोलिथिक एज पर। जब माइक्रोलिथ्स आए, मौसम बदला, तब क्या हुआ? मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल में तो जैसे आबादी का विस्फोट हुआ। इस दौर में बसावट न सिर्फ बहुत ज्यादा फैली, बल्कि बहुत घनी भी हो गई। फैली भी और घनी भी, मतलब ज्यादा लोग ज्यादा जगहों पर। बिल्कुल, वो इलाके जहां पहले बसावट नहीं थी या कम थी, वहां भी अब लोग रहने लगे। सबसे बड़ा उदाहरण है गंगा का मैदान, गंगा प्लेन्स। अरे हाँ, जहां पैलियोलिथिक के सबूत कम थे। हाँ, मेसोलिथिक काल में गंगा घाटी में कई महत्वपूर्ण बस्तियां बसी। सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की साइट्स हैं और ये बहुत खास हैं। यहाँ से हमें न सिर्फ माइक्रोलिथ्स मिले हैं, बल्कि झोपड़ियों के निशान, चूल्हे, जानवरों की हड्डियां और सबसे महत्वपूर्ण, बड़ी संख्या में इंसानी कंकाल, बरियल्स मिले हैं। बरियल्स मतलब कब्रिस्तान जैसे? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड बरियल्स। ये दिखाता है कि वो लोग एक जगह पर ज्यादा समय तक टिक कर रह रहे थे। शायद सीजनल सेटलमेंट्स थी या कुछ हद तक स्थायी भी। ये तो बड़ा बदलाव है, घुमक्कड़ जीवन से एक जगह टिकने की तरफ। हाँ, ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वीएन मिश्रा, जिनका हमने पहले जिक्र किया, वो बताते हैं कि मेसोलिथिक समुदाय हर तरह के माहौल में रह रहे थे। राजस्थान के रेगिस्तानी टीलों से लेकर मध्य भारत की गुफाओं और चट्टानी आश्रयों तक, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तटों से लेकर गंगा के मैदानों और दक्षिण भारत की नदी किनारों तक, उनका अडैप्टेशन कमाल का था। मतलब मेसोलिथिक में इंसान ने लगभग पूरे भारत को अपना घर बना लिया था। हाँ, बिल्कुल। बसावट का घनत्व, डेंसिटी और विस्तार, स्प्रेड, दोनों इस काल में अभूतपूर्व रूप से बढ़े। ये शायद बेहतर औजार, शिकार के नए तरीके और बदले हुए पर्यावरण की वजह से संभव हुआ। ये तो भौगोलिक विस्तार की बात हुई। अब आते हैं सेक्शन 5.3, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इन शिकारी संग्राहक समुदायों की विशेषताओं पर। हम अक्सर इन्हें आदिम या पिछड़ा सोच लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सोच काफी सिंपलिस्टिक है। आदिम कहकर उन्हें कम आंकना ठीक नहीं होगा। हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले सरल थी, वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन उनका सामाजिक जीवन, उनकी समझ जरूर जटिल रही होगी। क्या मतलब? क्या सबूत हैं इसके? देखिए, सबूत सीधे नहीं मिलते, पर इशारे मिलते हैं। पहली बात, उनमें पारिवारिक इकाइयां जरूर रही होंगी। फिर ये परिवार मिलकर स्थानीय समूह, लोकल ग्रुप्स बनाते होंगे, तो शायद 25-50 लोगों के होते थे। ये समूह मिलकर शिकार करते थे, भोजन बांटते थे और एक इलाके में घूमते थे। लोकल ग्रुप्स, और क्या इनसे बड़े भी कोई जुड़ाव थे? संभावना है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कई लोकल ग्रुप्स के बीच व्यापक सामाजिक संबंध या वाइडर सोशल टाइज भी रहे होंगे। हो सकता है शादी ब्याह के लिए, या मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद के लिए, या फिर जानकारी और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए। आदान प्रदान, एक्सचेंज, क्या मतलब व्यापार जैसा कुछ? व्यापार शायद सही शब्द न हो, पर विनिमय प्रणालियां, एक्सचेंज सिस्टम्स हो सकती हैं। हमें कुछ जगहों पर पत्थर के औजार बनाने की बड़ी फैक्ट्री जैसी जगह मिली हैं, फैक्ट्री साइट्स, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में औजार बनाए गए हैं, जैसे राजस्थान में या मध्य भारत में।
हो सकता है यहाँ बने औजार दूसरे समूहों तक पहुंचते हों। अच्छा, मतलब स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। हाँ, इसके संकेत मिलते हैं। ये दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ रोज खाने का जुगाड़ करना ही नहीं था, उनमें संगठन था, योजना थी। और आपने भीमबेटका के नाचने वाले चित्रों का जिक्र किया था। करते हों, हो सकता है ये किसी खास मौके पर या शायद अलग-अलग समूहों के मिलने पर होते हों। ये उनके सामाजिक और शायद आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी इशारा करते हैं। ये तो उनके सामाजिक जीवन की बात हुई। अब उनकी टेक्नोलॉजी, उनके औजारों पर वापस आते हैं। आपने पेलियोलिथिक के भारी औजारों का जिक्र किया, वो किस काम आते थे? जो लोअर पेलियोलिथिक के भारी औजार थे, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, वो मल्टीपर्पस टूल्स रहे होंगे। बड़े जानवरों का शिकार करने के बाद उनकी खाल उतारने, मांस काटने, हड्डियों को तोड़ने के काम आते होंगे। साथ ही शायद लकड़ी काटने, छीलने या जमीन खोदकर कंदमूल, रूट्स एंड ट्यूबर्स निकालने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। मतलब स्विस आर्मी नाइफ जैसा कुछ, एक औजार कई काम। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। फिर मिडिल पेलियोलिथिक में जो पॉइंट्स और स्क्रेपर्स आए, वो ज्यादा स्पेसिफिक काम के लिए थे। पॉइंट्स यानी नुकीले औजार, शायद भालों की नोक की तरह इस्तेमाल होते थे। भाले? मतलब अब वो दूर से शिकार कर सकते थे? हाँ, ये एक बड़ा फायदा था। जानवर के ज्यादा करीब जाने का खतरा कम हो गया। स्क्रेपर्स यानी खुरचनी, खाल को साफ करने, उसे पहनने लायक बनाने या लकड़ी और हड्डी पर काम करने के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। और अपर पेलियोलिथिक के ब्लेड्स और ब्यूरेन? ब्लेड से बहुत धारदार चाकू बन सकते थे। ब्यूरेंस का इस्तेमाल हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी करने, खांचे बनाने या छेद करने के लिए होता था। इनसे शायद और महीन औजार या गहने वगैरह भी बनाए जाते हों। करनूल से मिली हड्डी की सुइयां, बोन नीडल्स, शायद इसी दौर की हैं। सुइयां? मतलब वो कपड़े सिलते थे खाल के? संभावना तो यही है। सुई मिली है तो धागा भी रहा होगा और सिलाई भी होती होगी। ये उनके जीवन को और बेहतर बनाने के कदम थे। और फिर मेसोलिथिक के माइक्रोलिथ्स, उनका क्या इस्तेमाल था? माइक्रोलिथ्स तो क्रांति थे एक तरह से। हाँ, जैसा हमने बात की, उन्हें जोड़कर कंपोजिट टूल्स बनते थे। तीर कमान सबसे महत्वपूर्ण था। इससे छोटे तेज जानवरों का शिकार आसान हो गया। फंदे, ट्रैप्स और जाल बनाने में भी इनका इस्तेमाल हुआ होगा, जिनसे पक्षी और मछलियों को पकड़ना संभव हुआ। इन्हें जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? गोंद जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। पेड़ों से निकलने वाला गोंद या लैकर का इस्तेमाल इन छोटे पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी के हत्थों में चिपकाने यानी हैफ्टिंग के लिए किया जाता था। हमें कुछ जगहों से इसके सबूत भी मिले हैं। ये तो काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक कारगर औजार बनाना। हाँ, ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंजीनियरिटी को दिखाता है। भीमबेटका के चित्रों में और क्या दिखता है? उनके खाने पीने के बारे में? शैल चित्रों में शिकार के दृश्य तो हैं ही। लोग तीर कमान, भाले लेकर जानवरों का पीछा कर रहे हैं। मछली पकड़ने के दृश्य हैं कांटे या जाल से। फल और शहद इकट्ठा करने, गैदरिंग। हाँ, हंटिंग गैदरिंग नाम ही है। तो शिकार के साथ साथ पेड़ पौधों से भोजन इकट्ठा करना भी उतना ही जरूरी था। बिल्कुल, बल्कि ज्यादातर शिकारी संग्राहक समाजों में रोज के भोजन का बड़ा हिस्सा गैदरिंग से ही आता है, खासकर महिलाओं द्वारा। शिकार रोज सफल हो जरूरी नहीं, पर फल, कंदमूल, बीज, पत्ते ये ज्यादा रिलायबल सोर्स थे। चित्रों में महिलाओं को टोकरियां लेकर कुछ इकट्ठा करते हुए भी दिखाया गया है। अच्छा, तो जेंडर रोल्स की भी झलक मिलती है। हाँ, कुछ हद तक। शिकार ज्यादातर पुरुष करते दिखते हैं और संग्रहण महिलाएं। हालांकि ये विभाजन शायद इतना सख्त न रहा हो। कुछ चित्रों में तो चक्की जैसे पत्थर के सिलबट्टे इस्तेमाल करते हुए भी दिखाया गया है, जिनसे शायद जंगली अनाजों या बीजों को पीसा जाता होगा। चक्की मीजोलिथिक में, ये तो खेती की तरफ इशारा नहीं है? सीधे तौर पे खेती नहीं, पर जंगली अनाजों का इस्तेमाल जरूर दिखाता है। ये दिखाता है कि वो अपने पर्यावरण में उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करना सीख रहे थे। ये प्री एडेप्टेशन का एक संकेत हो सकता है, जो आगे चलकर खेती की शुरुआत में मददगार हुआ होगा। एक और महत्वपूर्ण विशेषता आपने बताई थी, बरियल्स यानी मृतकों को दफनाना। ये कब शुरू हुआ? भारत में ऑर्गेनाइज्ड बरियल्स के जो सबसे पुराने और स्पष्ट प्रमाण हैं, वो हमें मेसोलिथिक काल से ही मिलते हैं। पैलियोलिथिक से नहीं। पैलियोलिथिक बरियल्स को लेकर कुछ दावे हैं, पर वो बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेसोलिथिक साइट्स, खासकर गंगा घाटी की सराय नहार राय, महादहा, दमदमा और गुजरात में लंघनाज, मध्य भारत में भीमबेटका और एडमगढ़, यहाँ से हमें काफी संख्या में कब्रें मिली हैं। इन कब्रों से क्या पता चलता है? कई बातें। पहली, कि वो मृतकों का सम्मान करते थे, उनके लिए कोई ना कोई रिचुअल या प्रक्रिया अपनाते थे। दूसरी, कब्रों में शवों को एक खास तरीके से लिटाया गया है, अक्सर
पश्चिम पूर्व दिशा में। तीसरी, कुछ कब्रों में शवों के साथ औजार, गहने जैसे हड्डी या सीप के बने मनके, खाने की चीजें भी रखी मिली हैं। सामान के साथ दफनाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद के जीवन में उनके विश्वास की तरफ इशारा करता है कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये उस व्यक्ति के जीवन काल में उसके स्टेटस का प्रतीक हो सकता है। कुछ कब्रों में एक से ज्यादा शव भी मिले हैं, पुरुष और स्त्री के साथ। ये पारिवारिक या सामाजिक संबंधों के बारे में भी कुछ बताते हैं। ये तो उनके विश्वासों और सामाजिक संरचना के बारे में काफी कुछ बताता है। तो मेसोलिथिक सिर्फ माइक्रोलिथ्स का दौर नहीं था, बल्कि सामाजिक और शायद आध्यात्मिक रूप से भी ज्यादा जटिल होता जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। बेरियल्स का मिलना, ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स के संकेत, रॉक आर्ट में दिखने वाली विविधता, ये सब मिलकर मेसोलिथिक को एक बहुत ही डायनेमिक और महत्वपूर्ण दौर बनाते हैं। ये पैलियोलिथिक के घुमक्कड़ जीवन और बाद के नियोलिथिक कृषि समाजों के बीच का एक पुल था। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं सेक्शन 5.4 की, रीजनल वेरिएशंस यानी क्षेत्रीय भिन्नताओं की। आपने कहा था कि माहौल का असर पड़ता था, कैसे? हाँ, पर्यावरण, एनवायरनमेंट ने क्षेत्रीय भिन्नताएं पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं घने जंगल, कहीं समुद्र तट। जाहिर है हर जगह जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। लोअर पैलियोलिथिक से शुरू करते हैं। सोहानियन और अक्यूलियन की बात हुई थी, क्या ये क्षेत्रीय भिन्नता का उदाहरण है? हाँ, कुछ हद तक। जैसा हमने कहा, सोहेनियन ज्यादातर पेबल टूल्स पर आधारित थी और उत्तर पश्चिम में केंद्रित थी, जहां शायद गोल पत्थर आसानी से मिलते थे। एक्यूलियन, जिसमें हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मुख्य थे, वो ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में फैली, जहां क्वार्ट्जेट जैसा कच्चा माल उपलब्ध था। तो ये कच्चे माल और शायद पर्यावरण की भिन्नता का नतीजा हो सकता है। एक्यूलियन के अंदर भी भिन्नता थी? हाँ, एक्यूलियन में भी भिन्नता दिखती है। औजार बनाने के लिए किस तरह का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, उसमें फर्क है। कहीं क्वार्ट्ज़ाइट मुख्य है, जो बहुत सख्त पत्थर होता है, कहीं बसाल्ट, जो ज्वालामुखी चट्टान है, कहीं लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल हुआ है। पत्थर की क्वालिटी और उपलब्धता का असर औजारों के आकार और फिनिश पर पड़ता था। अच्छा, और मिडिल पैलियोलिथिक में? आपने कहा था राजस्थान जैसे इलाकों में शुष्कता बड़ी थी। हाँ, मिडिल पैलियोलिथिक में जलवायु परिवर्तन का असर क्षेत्रीय रूप से अलग अलग पड़ा। राजस्थान जैसे इलाके जो ज्यादा सूखे हुए हैं, वहां शायद आबादी कम हुई या उन्हें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ी। औजार बनाने की तकनीक में भी बदलाव आया। फ्लेक्स को तराशने यानी रीटच करने के तरीके बदले और कच्चे माल में भी बदलाव आया। हाँ, इस दौर में चर्ट, जैस्पर, एगेट, चाल्सेडोनी जैसे महीन कणों वाले फाइन ग्रेन पत्थरों का इस्तेमाल बढ़ा। ये पत्थर अक्सर छोटी गांठों, नोड्यूल्स में मिलते हैं और इनसे ज्यादा धारदार किनारे वाले छोटे औजार बनाना आसान होता है। क्या ये पत्थर हर जगह मिलते थे? नहीं, जरूरी नहीं। कुछ जगहों पर सबूत मिले हैं कि ये कच्चा माल काफी दूर से लाया जाता था, जैसे 100 किलोमीटर दूर से भी। 100 किलोमीटर उस जमाने में? ये तो कमाल है। हाँ, ये उनके मूवमेंट पैटर्न्स और शायद एक्सचेंज नेटवर्क्स की तरफ इशारा करता है कि वो अपने इलाके को कितनी अच्छी तरह जानते थे और जरूरत पड़ने पर संसाधन जुटाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते थे। अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक पर। इसमें भी शुष्कता का असर था? हाँ, अपर पैलियोलिथिक में एरिडिटी और बढ़ी। जैसा हमने बात की, उत्तर भारत में आबादी कम हुई, शायद दक्षिण की ओर या ज्यादा नमी वाले इलाकों की ओर गई। इसीलिए हमें पूर्वी घाट जैसे कुरनूल, आंध्र प्रदेश या मध्य भारत में भीमबेटका यहाँ ज्यादा सबूत मिलते हैं। कुरनूल में आपने हड्डी के औजारों, बोन टूल्स का जिक्र किया था। क्या ये भी एक क्षेत्रीय विशेषता थी? हाँ, भारत में अपर पैलियोलिथिक बोन टूल्स के सबसे अच्छे प्रमाण कुरनूल गुफाओं से मिले हैं। हो सकता है कि उस शुष्क माहौल में या खास तरह के शिकार के लिए हड्डी के औजार ज्यादा उपयोगी रहे हों, या शायद वहां हड्डी को संरक्षित रखने वाली परिस्थितियां बेहतर थीं। और खाने पीने में भी फर्क आया होगा दक्षिण में? संभावना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि दक्षिण भारत में, खासकर अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में, पौधों पर आधारित भोजन, प्लांट फूड्स और जलीय संसाधनों, एक्वाटिक रिसोर्सेज जैसे मछली, कछुआ, घोंगे का महत्व बढ़ा होगा, क्योंकि शायद बड़े स्थलीय जानवर कम हो गए हों। ये तो पर्यावरण के हिसाब से ढलने का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, यही अडेप्टेशन उनकी सफलता का राज था। और मेसोलिथिक काल में तो बहुत ज्यादा फैलाव हुआ था, तब तो क्षेत्रीय भिन्नताएं और भी बढ़ गई होंगी। हाँ, मेसोलिथिक में रीजनल वेरिएशंस बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। कई मुख्य क्षेत्रीय केंद्र उभर कर आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। एक महत्वपूर्ण केंद्र था राजस्थान। यहाँ थार रेगिस्तान के किनारे कई साइट्स मिली हैं,
जैसे बुद्धा पुष्कर और बागोर। बागोर तो बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। बगोर, वहां क्या खास मिला है? बागोर में हमें मेसोलिथिक जीवन के लगभग सभी पहलू दिखते हैं। बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स, जानवरों की कटी हुई हड्डियां, जिससे पता चलता है कि वो भेड़, बकरी, मवेशी, हिरण आदि पालते या शिकार करते थे। पत्थर के फर्श वाली झोपड़ियों के निशान और कई कब्रें मिली हैं। दिलचस्प बात यह है कि बागोर के सबसे ऊपरी स्तरों में हमें तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि ये जगह मेसोलिथिक से आगे कैल्कोलिथिक पीरियड तक आबाद रही। वाओ, मतलब ये हंटिंग गैदरिंग से पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और शायद शुरुआती खेती, एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांजिशन का संकेत है। हाँ, बागोर को अक्सर इसी ट्रांजिशन फेज के एक की साइट के रूप में देखा जाता है। ये तो राजस्थान की बात हुई, और कहाँ ऐसे केंद्र थे? दूसरा महत्वपूर्ण इलाका है गुजरात। यहाँ लंगनाज एक प्रमुख मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से भी माइक्रोलिथ्स, जानवरों की हड्डियां, कब्रें और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मध्य भारत का क्या, भीमबेटका वगैरह? मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया तो मेसोलिथिक साइट्स का गढ़ है। भीमबेटका, आदमगढ़ और भी कई रॉक शेल्टर्स हैं। यहाँ हमें औजार बनाने की फैक्ट्री साइट्स भी मिलती हैं, जहाँ लाखों की संख्या में माइक्रोलिथ्स और उनको बनाने में निकला बेकार पत्थर, डेविटाज मिला है। और जाहिर है यहाँ के रॉक पेंटिंग्स तो हैं ही, जो इस इलाके की एक अलग पहचान है। और गंगा के मैदान, सराय नहर राय वगैरह? हाँ, गंगा के मैदान, गंगा प्लेन्स एक बिल्कुल अलग तरह का क्षेत्र था। यहाँ पत्थर आसानी से नहीं मिलता था। फिर भी सराय नहर राय, महाधा, दमदमा जैसी जगहों पर लोग बसे। यहाँ की खास बात है बड़ी संख्या में मिले बरियल्स और कुछ हद तक स्थायी बसावट, सेडेंटिज्म के संकेत। यहाँ के लोगों की शारीरिक बनावट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी अध्ययन किया गया है। और दक्षिण भारत में, प्रायद्वीप में? प्रायद्वीपीय भारत में भी मेसोलिथिक साइट्स फैली हुई हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कई जगहें हैं। यहाँ एक खास बात दिखती है कि औजार बनाने के लिए मिल्की कॉर्ड्स नाम के पत्थर का काफी इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ भी तटीय इलाकों में समुद्री भोजन का महत्व रहा होगा। तो मतलब राजस्थान में अलग पैटर्न, गुजरात में अलग, मध्य भारत में रॉक आर्ट और फैक्ट्री साइट्स, गंगा में स्थायी बसावट और बरियल्स, दक्षिण में अलग कच्चे माल का प्रयोग। काफी विविधता है। हाँ, ये विविधता दिखाती है कि मेसोलिथिक कोई एक मोनोलिथिक कल्चर नहीं था, बल्कि अलग अलग पर्यावरण में पनपे कई अनुकूलित समाजों का समूह था। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने नेचर ऑफ एविडेंस, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजनल वेरिएशंस को काफी विस्तार से देखा। अब अगर हम इसे सारांशित करें, सेक्शन 5.5 समरी, तो मुख्य बातें क्या होंगी? बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे शिकारी संग्राहक समाज, जो शुरू में पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी तकनीक विकसित की, पत्थर के औजारों में महारत हासिल की। पैलोलिथिक के भारी हैंड एक्सेस, क्लीवर से लेकर मिडिल पैलोलिथिक के फ्लेक टूल्स, अपर पैलोलिथिक के ब्लेड्स, ब्यूरीन्स और फिर मेसोलिथिक के क्रांतिकारी माइक्रोलिथ्स तक। हाँ, ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन बहुत स्पष्ट है। फिर हमने देखा कि ये समुदाय लगभग पूरे भारत में फैले, हालांकि उनका फैलाव समय और पर्यावरण के हिसाब से बदलता रहा। लोअर पैलोलिथिक में व्यापक फैलाव था, अपर पैलोलिथिक में शुष्कता के कारण कुछ संकुचन हुआ, और मेसोलिथिक में तो जैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ और गंगा के मैदान जैसे नए इलाके भी आबाद हुए। और वो अलग अलग माहौल में एडेप्ट करना सीख गए। एकदम। उन्होंने विभिन्न इको जोन्स के हिसाब से अपनी रणनीतियां बदली। हमने उनकी विशेषताओं पर बात की। वो सिर्फ आदिम नहीं थे, उनमें सामाजिक संरचनाएं, सोशल स्ट्रक्चर्स थीं, शायद एक्सचेंज नेटवर्क्स थे, और कला, रॉक आर्ट और रीति रिवाज, ब्यूरियल्स जैसे पहलू भी उनके जीवन का हिस्सा थे। शिकार के तरीके भी बदले, बड़े जानवरों से छोटे जानवरों, मछली पकड़ने, पक्षी पकड़ने तक, तीर कमान जैसे आविष्कार हुए। सही। और मेसोलिथिक काल से हमें मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जो उनके विकसित होते विश्वासों का संकेत है। और आखिर में हमने क्षेत्रीय भिन्नताओं को देखा, कैसे राजस्थान बागोर, गुजरात लंघनाज, मध्य भारत भीमबेटका, गंगा घाटी सराय नहर राय और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह के विकास हुए, जो वहां के पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों से प्रभावित थे। हाँ, और बागोर जैसी साइट्स हमें शिकार संग्रहण से पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और शायद कृषि, एग्रीकल्चर की ओर जो संक्रमण हुआ, ट्रांजिशन हुआ, उसकी भी झलक देती हैं। तो ये पूरा दौर
लाखों साल लंबा मानव विकास की कहानी में एक बेहद फाउंडेशनल और डायनामिक चैप्टर है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है। एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न, फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट जो मन में आता है कि हजारों लाखों सालों में शिकारी संग्राहकों ने अपने पर्यावरण की जो ये गहरी समझ विकसित की थी, हर पेड़, हर जानवर, हर मौसम को वो जानते थे। हाँ, उनका ज्ञान भंडार जबरदस्त रहा होगा। तो यही गहरी समझ, ये इंटीमेट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, किस तरह आगे चलकर कृषि, एग्रीकल्चर जैसे क्रांतिकारी बदलाव की नींव बनी होगी। क्या इसी समझ ने उन्हें ये पहचानने में मदद की कि कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं, कौन से जानवर पाले जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ में है। वो क्रांति अचानक नहीं आई होगी। उसकी जमीन इसी शिकारी संग्राहक जीवन और उनके अर्जित ज्ञान ने ही तैयार की होगी। वो पहले प्रयोगकर्ता थे, पहले वैज्ञानिक थे अपने तरीके से। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि अगला बड़ा बदलाव कृषि इसी दौर की नींव पर खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा यूनिट 5 हंटिंग गैदरिंग पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हाँ, और ये विषय इतना गहरा है कि इसे एक बार में समझना शायद मुश्किल हो। सही कहा। तो इस जानकारी को और पक्का करने के लिए इसे दोबारा सुनना फायदेमंद हो सकता है। खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की ये फाउंडेशनल समझ बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको आगे के टॉपिक्स जैसे नियोलिथिक, कैलकोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में मदद करेगी। बिल्कुल, ये आधार है। अगर आपको हमारी ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को अपना प्यार जरूर दें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस ना करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस चैनल को सस्टेनेबल बनाने और आपके लिए लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।